एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हमने स्वतंत्र जीवन का नियम फिनिश कर लिया था, हमारा वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत था जो हमें यहाँ से आगे पढ़ना था। इसमें लिखा है कि लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य जो था 1865 में प्रकाशित हो चुका था। यानी कि मेंडल ने जो लक्षणों की वंशागति पर कार्य किया था वो 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यानी कि 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी जिससे कार्य को प्रचार मिल पाता। दूसरे, जीन या मेंडल के कारक के लिए यह संकल्पना की कि वे लक्षणों के नियंत्रक की स्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में हैं तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे ही अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता है, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। तीसरे, उस समय के जीव विज्ञानियों को मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। अंत में भले ही मेंडल का कार्य इंगित करता था कि कारक जीन विविक्त इकाइयाँ होती हैं, यानी कि असतत इकाइयाँ होती, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, ना यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी हैं। 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, डीवरीज यानी कि ह्यूगो डीवरीज, कॉलकॉरेंस और बॉन्ड सेरमाक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। इस समय माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता है। इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा गया। 1902 तक अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था। वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम गतिविधि द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण विधियों में गुणसूत्र के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक अलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होती है। यानी कि एक अलील है, जैसे कि लंबाई का जो लक्षण होता है उसे अलील कहते हैं। एक अलील के दोनों जीन जो होते हैं वो समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर ही विद्यमान रहते हैं। यहाँ पे एक तालिका दी गई है क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना, यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे जीन है और यहाँ पे क्रोमोसोम, यानी कि जीन जो होता है वो भी जोड़ों में होता है, यानी कि और क्रोमोसोम भी हमारा जोड़ों में होता है। युग्मक जनन के दौरान जो जीन होता है इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जा पाता है और युग्मक जनन के दौरान विसंयोज होते होते जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। यानी कि इनमें कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। और जीन अलग अलग जोड़ों के एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित। क्या आप बतला सकते हैं कि इन स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम का है और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है, या निर्णय आपने कैसे किया। यहाँ पे ये वाला जीन है हमारा, ये वाला, और सेकंड वाला हमारा क्रोमोसोम है। दोनों में ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, बस इस डेफिनेशन में उस डेफिनेशन में, और ये दोनों थोड़ी अलग हैं। ये तो एक जैसा ही है कि दोनों जोड़े में होते हैं और युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार वे संयोज होते हैं, यानी कि जब युग्मक जनन करते हैं तो वे इस प्रकार अलग होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जा पाता है, यानी कि उसमें से
एक जीन जाएगा और इसमें से एक युग्मक को प्राप्त होता है। सेम सी ही बात है, यानी कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं और एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विषय, सेम टू सेम बात लिखी है, कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है। बस हमें पता करना था कि इसमें एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र और इसमें अलग अलग जोड़े एक दूसरे से विसंयोजित यानी कि अलग होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि अर्थसूत्रण फर्स्ट की वश्यावस्था में क्रोमोसोम के दो जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मैं अभी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे यहाँ पढ़ना पड़ेगा और फिर ये भी समझाना है, ये भी समझाना है। ये मेरे सर ने पढ़ाया लेकिन मुझे वहाँ अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरा लेक्चर लेके इन्हें अच्छे से समझूंगी। ये वाले डायग्राम क्रोमोसोम का स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है जी, ये वाले पहले मैं खुद समझूंगी फिर आपको भी समझाऊंगी। तो हम ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला, और फिर इसके बाद हम सहलग्नता पढ़ेंगे, पुनर्योजन, बस फिर यहाँ से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा भोजीनी वंशागति वाला टॉपिक चलेगा। सो आज के लिए थैंक यू, कल मिलेंगे अगले पार्ट में।